हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों नए साल के पहले दिन। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये नया साल आपके और आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए एक नई उमंगे, नए उत्साह, नया किरण, नए विश्वास के साथ में नई उम्मीद भी लेके आए। और इसी के साथ में हम भी प्रभात स्टडी की तरफ से भी आप सभी को नई उम्मीदें और नए उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी को। आइए दोस्तों, आज है 1 जनवरी और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिनको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर 2021 के साहित्य अकादमी अवार्ड हैं वो जारी किए गए हैं, घोषणा की गई है। ठीक है, ये 2021 का जो अवार्ड है ये साहित्य अकादमी के द्वारा, किसके द्वारा दिए जाते हैं? साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। और 2021 के अंदर 20 भाषाओं के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। और 2021 के अंदर 2021 के अंदर दो नए पुरस्कार कौन से? एक तो युवा पुरस्कार, दूसरा बाल साहित्य पुरस्कार। ये दो पुरस्कार हैं वो साहित्य अकादमी के द्वारा 2021 में नए शुरू किए गए हैं। ये चीज़ भी आप याद रखना। और इसी के साथ में ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी लिटरेचर के क्षेत्र के अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड है वो सेकंड पोजीशन के अंदर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है। सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। जबकि दूसरा कौन सा है? साहित्यिक सम्मान। और जो ये साहित्य अकेडमी के द्वारा 1954 के अंदर सबसे पहले शुरू किया गया था साहित्य क्षेत्र में देने के लिए। और इस अकेडमी के द्वारा प्रतिवर्ष हर साल भारत के संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं शामिल है? तो भारत के संविधान के अंदर 22 भाषाएं शामिल हैं। और इन भाषाओं के अलावा दो और भाषाएं, राजस्थानी और अंग्रेजी, जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी और राजस्थानी ये अलग से हैं। कुल मिला के 24 भाषाओं को प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्यिक अकादमी अवार्ड है वो प्रदान किए जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। और इस साल का 2021 का अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को मिला है। साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है अंग्रेजी के क्षेत्र के अंदर वो किसको मिला है? नमिता गोखले को मिला है। और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था थिंग्स टू लीव बिहाइंड, यानी जो सोच वगैरह है, थिंग्स वगैरह है वो बिहाइंड। तो ये उपन्यास नमिता गोखले को लिखा गया, गोखले के द्वारा लिखा गया था और उनको ये अवार्ड मिला है। जबकि हिंदी के लिए किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को, जिन्होंने उपन्यास कौन सा लिखा था? सम्राट अशोक, जिन्होंने लगभग 278 ईस्वी के आसपास क्या है कि शासन किया था। और मौर्य प्रतापी शासक थे सम्राट अशोक। और उनके लिए, उनके नाम पर यह उपन्यास दया प्रकाश सिन्हा ने लिखा था और उनको हिंदी के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये याद रखना। ये क्योंकि देखो 24 भाषाएं हैं, सबका याद नहीं रख सकते। हालांकि जो हिंदी और इंग्लिश है ये जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं कॉमन के तौर पे, तो इनका याद रख लो बस काफ़ी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जबकि साहित्य अकादमी के द्वारा दो पुरस्कार जो नए स्टार्ट किए गए थे, जो युवा पुरस्कार था उसको, युवा पुरस्कार किसको मिला था? मेघा मजूमदार को। ये नया पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। और सबसे पहले मेघा मजूमदार, इनके द्वारा 2020 में जो प्रकाशित पहली पुस्तक थी ए बर्निंग, तो ए बर्निंग पुस्तक के लिए मेघा मजूमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एक और पुरस्कार था जो नया घोषित किया गया था। कौन सा था? बाल साहित्य पुरस्कार। और ये किसको मिला? अनीता वचनजानी है, उनके द्वारा एक जीवनी लिखी गई थी, अमृता शेरगिल, रिबेल विथ प्रेटबर्स। तो ये एक जीवनी अनीता के द्वारा लिखा गया था और उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये चीज़ भी आप, इनके जो विजेताओं के जो नाम है ये आप जरूर याद रखिए दोस्तों। और हिंदी लेखक
देवेंद्र के कि मेवाड़ी को अपने नाटक यानी नाटक में विज्ञान, इसके लिए एक पुरस्कार मिला गया था। हिंदी लेखक हैं ये देवेंद्र मेवाड़ी। तो इनका उपन्यास कौन सा, नाटक कौन सा था कि नाटक में विज्ञान, तो ये सम्मानित किए गए थे। अब आपको थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्यिक क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा सम्मान है। इससे बड़ा सम्मान भारत के अंदर साहित्य के लिए नहीं है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हर साल सम्मानित किया जाता है। और ये केवल एक ही भारतीय नागरिक को, जो हर साल है ना, प्रतिवर्ष केवल एक ही भारतीय नागरिक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। ठीक है। और इसके द्वारा भी सेम जो भारतीय संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी के, यानी राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है। वहाँ पे 24 भाषाएं हैं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के अंदर, लेकिन यहाँ पे 23 भाषाएं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 23 भाषाओं के लिए। 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, और अंग्रेजी एक अतिरिक्त जो भाषा है अन्य भाषाओं के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। आप बता सकते हो कि मेरे को कि जो 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएं हैं, उसमें जो जब संविधान का निर्माण हुआ था ना, तब उसमें 14 भाषाएं थी। और सबसे पहले भाषा के तौर पे कौन सी भाषा? सिंधी भाषा थी। वो सबसे पहली भाषा के रूप में उसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में बोडो, डोगरी, संताली, मणिपुरी, ये इस तरह की भाषाएं वगैरह हैं। जो संविधान संशोधन, जो 3 संविधान संशोधन हुए थे, आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको सिंधी भाषा वाला मैं बता सकता हूँ कि 1967 के आसपास सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया था। और एक 51वां संविधान संशोधन है, एक और संविधान संशोधन है जो जरूर मेरे को आपको बताना है। ठीक है। 2018 के अंदर अमिताभ घोष, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अंग्रेजी भाषा के अंदर। और भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा पहली बार अंग्रेजी भाषा के लेखक को ये पुरस्कार दिया गया था, अमिताभ घोष, 2018 के अंदर। जो याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद क्या रखोगे? ये याद रखोगे 2021 के अवार्ड हैं ज्ञानपीठ के, तो ये याद रखना जरूरी है। और 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2020 और 21, ठीक है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये दोनों के लिए है। यानी 56वां और 57वां। 56वां पुरस्कार है वो किसको मिला था? असमिया के विजेता, यानी असमिया जो भाषा है उनके कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। तो ये विजेता थे 56वें 2020 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? असमिया भाषा के कवि नीलमणि फुकान को। ठीक है। जबकि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कोंकणी भाषा, जो महाराष्ट्र और गोवा के अंदर बोली जाती है, उनके उपन्यासकार है दामोदर मोजी। तो दामोदर मोजी को 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। तो ये टॉपिक था जिसके बारे में अपन ने डिटेल से बात की। नेक्स्ट दोस्तों एक रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, 2021 की आर्या रैंकिंग 2021 के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट रिपोर्ट, यानी हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? नवोन्मेष उपलब्धियां पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। ये रैंकिंग किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी नवाचार के क्षेत्र में संस्थान, भारतीय संस्थानों के द्वारा जो भी अचीवमेंट, जो भी उपलब्धियां वगैरह है, उसका हर साल मापन वगैरह किया जाता है और रैंक डिसाइड की जाती है। किसके माध्यम से? आर्या रैंकिंग 2021 इसके माध्यम से। ठीक है। ये एक इंडेक्स है और ये किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सबसे पहले 2019 के अंदर जारी किया गया था। और ये प्रतिवर्ष भारतीय संस्थानों की नवाचार क्षेत्र में जो भी कार्य वगैरह किए गए हैं उसका मूल्यांकन या एक तरह से मापता है, पैरामीटर वगैरह के आधार पे मापता है ये। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जो ये पहल वगैरह है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा मिलके ये पहल 2019 के अंदर स्टार्ट की थी। कौन सी दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के साथ में कौन है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये जो रैंकिंग वगैरह है याद रखना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नवाचारों की गुणवत्ता पर जिस संस्थान ने कोई काम वगैरह किया है उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, वो इस फील्ड के अंदर जो कुछ भी कार्य वगैरह कर रही है, ठीक है, वो उसकी रैंकिंग वगैरह प्रदान करने का काम है। और इस रैंकिंग के अंतर्गत 2 श्रेणी के आधार पर रैंक दी जाती है। एक तो तकनीकी
जो संस्थान है, भारत के जितने भी तकनीकी संस्थान है उनकी अलग से रैंकिंग होती है, और एक गैर तकनीकी संस्थान है उनके आधार पे अलग से रैंकिंग होती है। आप तो इतना याद रखिए, जो आर्या रैंकिंग है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हर साल नवाचारों, भारतीय संस्थानों के जो नवाचार है उनको मापने के लिए जारी की जाती है। और इसी के आधार पे आप तकनीकी वाले याद रखिए, प्रथम 3 स्थानों पे IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का स्थान है। इस रैंकिंग के अंदर सबसे पहले नंबर पे IIT मद्रास है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्थानों को अपने परिसर के अंदर उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान वगैरह, नवाचार हो गया, उद्यमिता जो ये है, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको एक तरह से संस्थानों के बीच में, जितने भी भारतीय संस्थान हैं उनके बीच में इस तरह की कंपटीशन का जो माहौल बने और नवाचार क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, इसके लिए ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। कुछ फैक्ट के तौर पे आप याद रखिए, एक तो भारतीय ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंकिंग जो विश्व स्तर पे नवाचार के क्षेत्र में जो भी कार्य वगैरह हैं वो मापता है, और उस रैंकिंग में भारत का 46वां स्थान है। तो 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 46वां, जो लगभग 2014 के आसपास क्या है कि 89 के आसपास थे हम, और लगातार भारत नवाचार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, और इसी के चलते रैंकिंग के अंदर भी सुधार हुआ है। विश्व के अंदर तीसरा बड़ा स्टार्टअप हब है, यानी विश्व के अंदर जितने भी क्या है कि स्टार्टअप वगैरह है उसमें क्या है कि तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह है इंडिया के अंदर है तीसरे नंबर पे। तो ये चीज़ भी याद रखना दोस्तों। और एक और रैंकिंग जारी की जाती है, भारत रैंकिंग, भारत रैंकिंग 2021, ये भी शिक्षा से जुड़ी हुई है, जो इसका फुल फॉर्म वगैरह भारत रैंकिंग 2021 के टैगलाइन के साथ इसको राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और वो 6ठा संस्करण अभी 2021 का जारी किया गया था। तो ये फैक्ट वगैरह है, आप इनको याद रखना। अगला दोस्तों, भारतीय पेंगोलिन के बारे में बात करते हैं। भारतीय पेंगोलिन ये क्यों न्यूज के अंदर है, क्यों सुर्खियों के अंदर है? सबसे पहले तो वो बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे एक रेडियो टैग भारतीय पेंगोलिन को छोड़ा गया था। रेडियो टैग एक तरह से क्या, गले के अंदर, मैं बताया था आपको पहले भी कि गले के अंदर एक ट्रांसमीटर सा रहता है जो उसकी मूवमेंट वगैरह हो गए उसको ट्रैक वगैरह करता रहता है, उसकी लोकेशन वगैरह GPS से, ऐसे रेडियो ट्रांसमीटर रहता है अंदर, ठीक है। तो एक आधुनिक उपकरण रहता है जो गले के पट्टे के रूप में। तो रेडियो टैग वाली एक भारतीय पेंगोलिन है, वो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उसमें छोड़ा गया था। अब आपको पेंगोलिन के बारे में बताता हूँ। भारतीय पेंगोलिन, देखो पेंगोलिन की जो 8 प्रजातियाँ हैं, विश्व लेवल पे पेंगोलिन की 8 प्रजातियाँ पाई जाती है, और उसमें से भारत के अंदर केवल 2 ही पेंगोलिन की प्रजाति पाई जाती है। भारत के अंदर केवल 2 ही पेंगोलिन प्रजाति पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो भारतीय पेंगोलिन जिसका वैज्ञानिक नाम ये दे रखा है जो याद रखना नहीं है, दूसरा चीनी पेंगोलिन। तो 2 ही ऐसे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि चीनी पेंगोलिन तो भारत में क्यों पाई जाएगी, वो तो चीन के अंदर पाई जाएगी, ज़्यादातर लड़के ऐसे करते हैं। लेकिन भारतीय और चीनी पेंगोलिन 2 ही भारत के अंदर पाई जाती है, और दोनों देखो, भारतीय पेंगोलिन तो है ज़्यादातर जो शुष्क एरिया है, और हिमाचल प्रदेश जो हिमालय है उसकी तलहटी वाला जो क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। जबकि चीनी पेंगोलिन है वो भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वहाँ पे क्या है कि ये पेंगोलिन पाई जाती है। तो ये आप फैक्ट के तौर पे याद रखना, 2 ही पेंगोलिन भारत के अंदर। और पेंगोलिन क्या रहती है, इनकी जो स्किन वगैरह रहती है ना, त्वचा वगैरह, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे मतलब खुरदरी सी होती है, ऐसे खुरदरी सी उनकी स्किन वगैरह रहती है। तो जिसका अभी मेरे को नाम वगैरह या प्रॉपर पता नहीं है, उसका आपको कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। और ये जो पेंगोलिन है, इंडियन पेंगोलिन, ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें संकटग्रस्त सूची के अंदर है। IUCN की रेड लिस्ट में भारतीय पेंगोलिन संकटग्रस्त सूची में, जबकि चीनी पेंगोलिन है वो गंभीर संकटग्रस्त में, यानी इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, उसकी संख्याएं वगैरह और ज़्यादा, उसकी प्रवास को लेकर और ज़्यादा संकट है। किसको? चीनी पेंगोलिन की। और जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी के अंदर आता है, जबकि इंडियन पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड श्रेणी के अंदर आता है IUCN की। जबकि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके हिसाब से
अनुसूची फर्स्ट के अंदर आता है। अब आपको नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो उड़ीसा के अंदर है, ये चीज़ याद रखना है। और ये जो पार्क है वो भारतीय पेंगोलिन और सफ़ेद बाघ के प्रजनन हेतु एक प्रमुख चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के अंदर सफ़ेद बाघ है वो इसी जूलॉजिकल पार्क है उसके अंदर ही मिलता है। और भारतीय पेंगोलिन एक तरह से ये एक प्रमुख चिड़ियाघर है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, ये एक्स सिटू विधि है या इन सिटू विधि है? ये एक्स सिटू विधि है, जिसमें क्या है कि भारतीय पेंगोलिन और सफ़ेद बाघ है उसको प्रजनन हेतु एक तरह से प्रमुख चिड़ियाघर है। और यहाँ पे दुनिया का पहला यानी विश्व स्तर पे पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया था। तो ये 3 फैक्ट है, आप नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आरसेप के बारे में बात करते हैं। आरसेप ये है क्या दोस्तों? रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी क्षेत्रीय सार्वभौमिक आर्थिक पार्टनरशिप है, भागीदारी है, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्यों सुर्खियों के अंदर है? क्योंकि 1 जनवरी 2022 से ये है वो आरसेप है वो लागू हो रहा है। और ये व्यापार की मात्रा के मामले में यानी ट्रेड ऑफ वॉल्यूम के आधार पे है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र हो जाएगा। अब लागू हो रहा है 1 तारीख से, और 1 तारीख से लागू होने के साथ में ये ट्रेड ऑफ वॉल्यूम व्यापार की मात्रा की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। इसमें 10 आसियान देशों के साथ में, 10 आसियान देश कौन से? दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर जो 10 आसियान देश हैं उनके साथ में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी 15 देशों का एक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें 10 आसियान देशों के साथ में चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 5 देशों ने, भारत क्या है कि लास्ट में जब ये समझौता फाइनल स्टेज में था तो भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत के खुद के कंसर्न वगैरह थे, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। और इस आरसेप का मुख्य उद्देश्य ये है कि टैरिफ को कम करना और सेवाओं के व्यापार है उसको खोलना और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के बाकी हिस्सों में जोड़ने के लिए, ताकि क्या कि निवेश वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और इन देशों के द्वारा आपस में क्या टैरिफ वगैरह कम वगैरह किया गया है। और जो सर्विस का जो व्यापार वगैरह है उसके लिए भी खोला गया है। हालांकि जो आरसेप के अंदर बौद्धिक संपदा से संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको लेके कुछ नहीं किया गया, जबकि श्रम वगैरह है, श्रम से संबंधित क्या है कि कोई भी प्रावधान वगैरह नहीं किया गया। जो मोड 4 बोलते हैं उसको, मोड 4 सर्विस होती है, उसमें श्रम का आदान प्रदान होता है, तो उसको लेके कुछ भी नहीं किया गया। सेवाओं को लेके भी ऐसे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं किया गया। इसी के चलते भारत के द्वारा भारत शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि भारत को एक तो क्या कि चाइना का कंसर्न था, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा देश है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत चीप माल वगैरह रहता है। उसकी वजह से भारत को डर था कि भारत का जो एमएसएमई उद्योग है वो खास तौर से प्रभावित होगा और टिक भी नहीं पाएगा। और ऊपर से क्या कोविड की बीमारी की वजह से और ज़्यादा हालत वगैरह एमएसएमई इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और इसके साथ साथ भारत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या है डेयरी जो कंसर्न वगैरह थी, क्योंकि वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उनसे ज़्यादा चिंतित था भारत के डेयरी क्षेत्र के लिए। और साथ में क्या है कि सेवाओं का जो व्यापार, भारत की सबसे मजबूत पकड़ किस में? आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर है, जो आरसेप के माध्यम से इतना ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह नहीं किया गया था। तो ये 3 से 4-5 कंसर्न वगैरह थे जिसके आधार पर भारत आरसेप के अंदर शामिल नहीं हुआ था। और ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से देश हैं ये देख लो। ये 10 आसियान देश हैं। कौन कौन से? यहाँ पे अपने पड़ोसी देश म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और इधर ब्रुनेई, ये कंबोडिया, फिलीपींस। तो ये जो देश हैं, वियतनाम, ये 10 देश हैं जो आसियान के अंदर शामिल है। इसके अलावा चाइना जो अपना पड़ोसी देश है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, और यहाँ पे ये जापान आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पे नीचे। तो इन 5 देश 10 + 5 15 देशों का ये संगठन है
ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिनको याद रखना आप। लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ये देखो, ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इन देशों के द्वारा मिलके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है और ये ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और इस संगठन के अंदर ये सारे के सारे जो 15 देश हैं वो ग्लोबल टोटल जीडीपी है, विश्व की जितनी भी जीडीपी है उसका 28% भारांश रखते हैं। और जो ग्लोबल ट्रेड है यानी विश्व का जितना भी व्यापार होता है उसका 28% इन देशों से होता है। तो ये इतना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। टोटल जो पॉपुलेशन है, विश्व की टोटल पॉपुलेशन है वो 30% टोटल पॉपुलेशन इस क्षेत्र के अंदर रहती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, टाइगर डेथ इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण है या प्राधिकरण है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 2021 के अंदर। इसने बोला है कि भारत के अंदर 2021 के अंदर 126 बाघ यानी टाइगर्स वगैरह है उनकी मृत्यु हुई है। और इस मृत्यु के मामले में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर 44 टाइगर उनकी डेथ हुई थी 2021 के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 26 टाइगर्स की डेथ हुई थी और थर्ड नंबर पे है कर्नाटक, जहाँ पे 14 डेथ हुई थी। आपसे मेरे को एक कमेंट करके बताना कि जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो स्टेट वाइज बताना कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो मेरे को टाइगर पॉपुलेशन बताना आप क्रमबद्ध के हिसाब से ना, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखना कि राष्ट्रीय बाघ ये रिपोर्ट वगैरह जारी की गई थी। और आपको बता देता हूँ कि आयुष्मान की रेड लिस्ट के हिसाब से टाइगर हैं विश्व स्तर पे लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर आते हैं। तो आयुष्मान की रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड श्रेणी के अंदर ये टाइगर्स आते हैं। और विश्व लेवल पे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ वगैरह हैं वो रहते हैं। भारत के अंदर लगभग 3-4 टाइगर वगैरह हैं, वो उनकी पॉपुलेशंस है जो विश्व में और कहीं भी नहीं है। विश्व की लगभग 80 से 90% पॉपुलेशन है टाइगर्स की, वो भारत के अंदर है। और भारत सरकार के द्वारा जो टाइगर्स हैं उनको संरक्षण करने के लिए 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे याद रखना। थोड़ा सा आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बता देता हूँ। रॉयल बंगाल टाइगर है वो एक पैंथेरा टाइग्रिस की एक उप प्रजाति है, ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की एक मूल निवासी है, भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी है। और आयुष्मान की रेड लिस्ट के अंदर ये भी क्या लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर आता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर है वो आयुष्मान की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर आता है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजाति है जिसका किसकी एक तरह से विशिष्ट पैंथेरा टाइग्रिस की एक उप प्रजाति है। और इनकी बाघों की संरक्षण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसकी स्थापना की गई थी, ताकि टाइगर्स वगैरह है उस क्षेत्र के लिए एक तरह की नोडल एजेंसी के तौर पे स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और कौन से एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट है, ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि इस बैंक के अंदर एक नया सदस्य मिस्र जो इजिप्ट है वो एक नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर शामिल हुआ है। ये चौथा सदस्य है जब से इस बैंक का एक्सपेंड वगैरह कर रहे हैं। 5 देशों के द्वारा मिलके, ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलके ये बैंक की स्थापना की गई थी। और इसमें इसका एक्सपेंड करना स्टार्ट किया गया था, जिसमें बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के बाद में मिस्र चौथा देश है जो इसका नया सदस्य बना है। इस बैंक के बारे में बता देता हूँ थोड़े फैक्ट वगैरह परीक्षा के लिए काम आए आपके। एक तो इसकी स्थापना 2014 के अंदर हुई थी। 2014 में ब्राज़ील के अंदर फोर्टेलेजा घोषणा के माध्यम से जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन था उसमें इस बैंक की स्थापना को लेके मंजूरी वगैरह दी गई थी। तो 2014 के अंदर फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन के माध्यम से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? संघाई शहर के अंदर, चीन का संघाई शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय, ये चीज़ भी याद रखना। और इसका मुख्य काम ये है कि बुनियादी जो सदस्य देश हैं उनको बुनियादी ढांचा से संबंधित जो भी अवसंरचनाएं परियोजना वगैरह रहती है
या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उस क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है उसको फाइनेंस वगैरह प्रदान करना, ये मुख्य रूप से ये खासतौर से बुनियादी ढांचा के अंदर काम करती है। अवसंरचनाएं वगैरह के लिए कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है उसको फाइनेंस वगैरह प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसको 2018 के अंदर यूएन महासभा के द्वारा पर्यवेक्षक का भी दर्जा दिया गया था। तो ये भी याद रखना, ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं, आप जरूर याद रखो। अब जल्दी जल्दी वन लाइनर करंट के अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये किसका है? चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है उसका एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो विश्व स्तर पे उपग्रह आधारित इंटरनेट सुविधा वगैरह है वो प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष में ये प्रोजेक्ट वगैरह अभी चल रहा है। और अभी कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि इस स्पेस स्टेशन से करीब करीब उनका जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट का जो उपग्रह था वो करीब से गुजरा था, तो बहुत ज़्यादा खतरा वगैरह था, इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। तो आप ये याद रखना तियांगयोंग ये क्या है? तो चाइना का एक स्पेस स्टेशन। इसके अलावा वर्तमान के अंदर कक्षा के अंदर एकमात्र क्या है कि स्पेस स्टेशन है जिसका नाम क्या है? ISS। ये एकमात्र स्पेस स्टेशन है जो अभी अंतरिक्ष के अंदर कार्य करता है। इस स्टेशन को 4 देशों के द्वारा, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, एक रसिया, यूरोप और जापान, कनाडा के द्वारा मिलके ये अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। और एक और फैक्ट है वन लाइनर के तौर पे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो झांसी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिए। और भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा आसपा एक्ट 1958 है उसमें संशोधन करके या उसके आदेश के अंतर्गत नागालैंड के अंदर आसपा का विस्तार किया गया है। 6 महीने के लिए नागालैंड के अंदर आसपा एक्ट को लगाया गया है। तो ये कुछ इस तरह के फैक्ट वगैरह हैं जिनको आप याद रखोगे। और इसी के साथ आप